हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं आपका दोस्त मयंक शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अभी तक हम जितने वीडियोस हमने डाले थे वो सब 9th स्टैंडर्ड के वीडियो थे और ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम उसमें कवर कर रहे हैं। अभी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अगली क्लास में अपने कुछ और साथियों के साथ अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं आज 10th स्टैंडर्ड में। और हमने सब्जेक्ट आज हम उठा रहे हैं सिविक्स। आम बोलचाल की भाषा में कई बार हम इसे पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक तो हम इसको सिविक्स के नाम से ही जानते हैं। तो हम सिविक्स सब्जेक्ट आज शुरू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। और आप सभी जुड़ जाइए एक बार हमारे साथ में और शुरू करते हैं एक बेहतरीन लेक्चर, जिसमें आज हम सिविक्स 10th स्टैंडर्ड सिविक्स जो बुक है उसका पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के साथ आज हम अपने इस नए चैप्टर की एक नए कंटेंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा एक ब्रीफ हम डिस्कस कर लेते हैं जब हम आज शुरू कर रहे हैं सिविक्स में। जो है वो अभी तक, इससे पहले आप 9th क्लास में आपने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी होंगी, आपने वहाँ पे समझा होगा, लोकतंत्र के बारे में जाना होगा कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। हमने ये बात वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में समझी होगी कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, क्यों ही आज का समय ऐसा है कि दुनिया के लगभग तमाम देश जो हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना चाह रहे हैं, अपने देश में लोकतांत्रिक सरकारें बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था जिसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। फिर हमने संविधान निर्माण के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि संविधान कैसे बनते हैं, हमारे देश का संविधान हमने किस तरह से बनाया, उसके क्या क्या फीचर्स थे। चुनावी राजनीति और जो संस्थाएं हैं हमारी, संवैधानिक गैर संवैधानिक, इन सब चीज़ों के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया होगा। और अपने कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा होगा। ऐसे अधिकार जो हमें जीवन के साथ मिलते हैं, ऐसे अधिकार जो हमें हमारा संविधान देता है, ऐसे अधिकार जो हमें हमारी देश का कानून देता है। तो इस तरह से हमने ये सब चीज़ें पिछले क्लास में 9th स्टैंडर्ड में सिविक्स की बुक में पढ़ी होंगी। और अब हम लोकतंत्र को ही और डिटेल्ड वे में, कि लोकतंत्र आखिर क्या है और इसके फीचर्स किस तरीके से हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते हमें लोकतंत्र ज़रूरी लगता है, लोकतंत्र से जो है हमें क्या हासिल हो सकता है, और लोकतंत्र किस तरीके से दूसरे जो शासन की पद्धतियां हैं उससे बेहतर है, और हम उससे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में 10th स्टैंडर्ड के जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस करने के लिए हमें मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो शुरुआत हम करते हैं पहले चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और हम इसके साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम ही जो हम है वो क्या समझ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। यानी कि इससे पर निकलता है कि सत्ता किसी एक के हाथ में ना होके वो बटी हुई होनी चाहिए। या अगर मैं शुद्ध भाषा में, जो हम मतलब टेक्स्ट की भाषा में, एकेडमिक्स में बात करें, तो हम इसको बोलते हैं, हम इसको यहां बोलते हैं शासन का विकेंद्रीकरण। शासन का विकेंद्रीकरण। अब शासन क्या है, सत्ता है। किसी देश में जो शासन की पद्धति है वो किस प्रकार से है, वहाँ पे जो कानून बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, कानूनों का पालन किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें शासन का हिस्सा होती हैं। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है कि जो ये शासन के जितने स्वरूप हैं, जो शासन के जितने अंग हैं, जिस तरह से देश में पूरे शासन व्यवस्था चलती है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। आप लोग ने कहानियां सुनी होगी, या पिछले लोकतंत्र के जो 9th स्टैंडर्ड की बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। और राजा ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो वो कह देता था वही नियम है, वही कानून है, जिस प्रकार से वो चाहता था उस प्रकार से वो इनका पालन कराता था। और यदि कोई पालन ना करे
तो उसको जो दंड देना है वो दंड देने का कार्य भी राजा ही करता था। यानी शासन के जो मुख्य तीन अंग हम देखते हैं, एक कानून बनाने का काम, दूसरा कानून के पालन कराने का काम, और तीसरा पालन ना होने की स्थिति में या गलत कानून बनने की स्थिति में उन कानूनों की व्याख्या या जो कानूनों का पालन नहीं हुआ है उसके खिलाफ जो दंड देने का प्रावधान है। ये तीनों जो अंग हैं, इन तीनों अंगों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास होती थी, एक राजा के पास में होती थी। ये हम प्राचीन काल में जिस तरह से अपने यहाँ पे हम राजशाही या देखते थे, उसका एक उदाहरण आपने देखा। इसके बाद में कई दुनिया के और भी देश हम देखते हैं जहां पे राजशाही तो नहीं है लेकिन तानाशाही है। तानाशाही है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जबरदस्ती ताकत के दम पे जो है वो एक देश में सत्ता हासिल कर ली है, उसका शासक बन के बैठा हुआ है। और यहाँ भी कमोबेश स्थिति कुछ इसी तरीके की होती है जैसे हमने यहाँ पे राजा वाली स्थिति में देखी कि वहाँ पे जो है वही व्यक्ति नियम कायदे कानून बनाता है, वही व्यक्ति उनका पालन कराता है, और वही व्यक्ति दंड देने का अधिकारी भी वही होता है। कुछ जगहों पे तानाशाही के कुछ अलग तरीके के स्वरूप हम देखते हैं, जिसमें कहने के लिए सरकारें होती हैं लेकिन असली जो सत्ता होती है, उसका जो मालिक होता है शासन का, वो तानाशाही होता है। इस प्रकार से दुनिया में कई तरीके के हम शासन के स्वरूप देखते हैं, और उन स्वरूपों में हमें जो सबसे बड़ी जो खामी नजर आती है, वो खामी यही नजर आती है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है, और एक व्यक्ति के हाथ में होने के चलते यदि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है तो भी जो शासन है वो पूरी तरह से शुचितापूर्ण होगा या 100% प्योर होगा, ऐसा कह पाना संभव नहीं होता। और दूसरी भी सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे किसी भी शासन पद्धति में जो जितने भी हमारे बाकी नागरिक हैं, जो जनता है, उस जनता का जो योगदान है, उस जनता की साझेदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। जो कुछ भी है वो सिर्फ एक राजा या एक तानाशाह या एक व्यक्ति ही के ऊपर निर्भर करता है, वही सारे फैसले लेता है, वही सारी चीजें करता है। तो शासन की एक आदर्श पद्धति में ये चीज किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। शासन की एक आदर्श पद्धति जो होती है वो हमेशा ये कहती है कि शासन जो है वो विकेंद्रीकृत होना चाहिए, मतलब केंद्रीकृत ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास में केंद्रित ना हो, वो विकेंद्रित हो, वो बटा हुआ हो। अब ये जो पूरी बातें हैं, इन चीजों को के बारे में हम हमें कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, या ऐसे कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात किया। हम शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे, सत्ता की साझेदारी या सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो असल में क्या है। सैद्धांतिक रूप से एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। कुछ खास नहीं है, अभी जो हमने बातें की वही चीज है कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, शक्ति को पृथक पृथक कर दो, अलग अलग कर दो, शक्ति का बंटवारा कर दो। ठीक है, तो ये जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था, ये यूं तो सबसे पहले इस तरीके का एक विचार, बिल्कुल सेम नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता एक विचार इंग्लिश विचारक जो सर जॉन लॉक थे, सर जॉन लॉक, उन्होंने सबसे पहले इस तरीके का एक विचार दिया था। हालांकि इस विचार में सिर्फ क्या था कि इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण दो हिस्सों में बांटने की बात की थी। दो हिस्सों में बांटने की क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश विचारक हैं, यानी ये ब्रिटेन के नागरिक थे, और ब्रिटेन में राजशाही थी। तो जब ब्रिटेन में राजशाही थी तो इन्होंने वहां पे यही देखा था कि भाई जो नियम कायदे कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी राजा के पास में है, और उसके पालन करने का अधिकार भी राजा के पास में है। तो इन्होंने जो कानून बनाने का कार्य है, कानून बनाना और उसका पालन कराना, इन दो चीजों को अलग अलग बांटने की इन्होंने वकालत की थी। इन्होंने ऐसा कहा था कि इनको दो हिस्सों में बांटना चाहिए। लेकिन इस चीज से भी थोड़ा सा और आगे चलते हुए, मतलब और एडवांस होते हुए, फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू एक हुए, एक बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, राजनीति के स्कॉलर रहे हैं, फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने दिया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में इन्होंने शासन को तीन भागों में विभाजित करने की बात की, तीन भागों में। तो इन्होंने पहला वही कि कानून को बनाना,
पहला कानून को बनाना, दूसरा कानून का पालन करना, और तीसरा न्याय न्याय देना। ये तीन जो काम हैं शासन के, अभी हमने पहले भी जिनके बारे में डिस्कस किया, इन तीनों कामों को अलग अलग व्यक्ति के पास में देने की वकालत की और उसको नाम दिया उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। हम एकेडमिक लैंग्वेज में इन्हीं तीन चीजों को हम तीन अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला काम जो है वो है विधायिका का, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कानून बनाने का काम विधायिका के पास, कानून के पालन करने का काम कार्यपालिका के पास, और किसी भी स्थिति में न्याय को सुनिश्चित करने का काम न्यायपालिका के पास। ये तीनों जो अंग हैं शासन के, ये एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। यही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ये कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये तीनों अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए और इन तीनों का एक दूसरे के साथ में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आधुनिक तौर पे देखते हैं और अधिकांश जो हम लोकतंत्रों में देखते हैं, तो वहां पे हमें इन तीनों के बीच में एक 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 संबंध देखने को मिलता है, एक संबंध देखने को मिलता है। और वो संबंध जो है वो एक त्रिकोणीय संबंध के रूप में होता है। और इसी के आधार पे ये जो है हम एक सिद्धांत लेके आते हैं, वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ये निकल के आता है जब हम मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को और थोड़ा सा मॉडरेट कर देते हैं और थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। तो वहां पे हम तीनों अंगों के बीच में एक त्रिकोणीय संबंध का निरूपण करते हैं और उसको हम बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत में, और अपनी भारत की जो शासन पद्धति है उसके संबंध में चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, हम इसको इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे हम इसको भी और डिटेल में ना पढ़ के आगे बढ़ते हैं और हमें समझते हैं कि दुनिया का पहला राज्य अमेरिका बना जिसने अपने यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया और शासन के तीनों अंगों को जो है वो अलग अलग रूप से स्थापित किया और उनको कार्यप्रणाली में लेकर आए। तो अमेरिका पहला राज्य बना जिसने अपने यहां शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। तो यहां तक आपने समझा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण मतलब शासन के अंगों को जो है अलग अलग बांटना, शासन की शक्ति, पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न हो के वो अलग अलग संस्थाओं के या व्यक्तियों के हाथों में हो, जिससे कि शासन की शुचिता बनी रहे। और इसी चीज को मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने शासन के तीन अंगों की व्याख्या की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और शासन के तीन अंगों को इन तीन संस्थाओं में बांटने का के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इस चीज के साथ ही मॉन्टेस्क्यू के जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था उसके अनुसार ये तीनों अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र और लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने इन तीनों संस्थाओं के बीच में एक रेगुलेटेड रिलेशनशिप स्थापित किया और उसके चलते त्रिकोणीय संबंध यहाँ पर निरूपित हुआ इन तीनों संस्थाओं के बीच में, जिसके जरिए हमने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत यानी चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। और अमेरिका पहला ऐसा राज्य बना जिसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाते हुए शासन का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता की साझेदारी की और सत्ता को तीनों अंगों में बांटा। अब अगला सवाल हम यहीं पे पूछते हैं। पहला सवाल जो आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार भी, आपकी टेक्स्ट बुक पहला सवाल ये कहती है कि आखिर सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों। हमने सरल तौर पे तो हमने ये सवाल अभी यहाँ पे समझ लिया कि भाई शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए। लेकिन क्यों, क्या वजह हैं?
क्यों ऐसा होना चाहिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता की साझेदारी हो बाकी सभी लोगों के साथ में, क्यों जरूरी है? तो इसके जवाब में आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। अब कहने को तो ये एग्जाम्पल्स हैं, हमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, उनमें कुछ सवाल ऐसे आए हैं जिनमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ के आगे चलेंगे, और ताकि अगर सवाल ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम में आए भी तो वो आपसे छूटे ना, और आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। देखिए, हमने अपने इंट्रो वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि हम 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड की जो भी क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, उन क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम साथ में लेके चलें, ताकि आप दो तरह से तैयारी को अपनी इंप्रूव कर सकें। पहला तो ये कि पहले सवाल किस तरीके से आए हैं, कौन से टॉपिक्स से, कौन से चैप्टर से किस तरीके के सवाल आए हैं, आप ये समझ सकें। और दूसरा, उन सवालों के आप आंसर्स कैसे लिख सकते हैं या कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो हम अपने उसी वादे के अनुसार आपके सामने लेकर आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये पर्टिकुलर वो क्वेश्चंस हैं जो अभी फिलहाल आपके ये जो बेल्जियम और श्रीलंका के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स में पूछे गए सवाल हैं। तो आप जल्दी से इनको देख लीजिए। जवाब अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। आप देख सकते हैं यूपी 2024 में ये सवाल आया है ऑब्जेक्टिव में, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। इससे पहले यूपी 2023 में पूछा गया था कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, और इससे पहले यूपी 2022 में पूछा गया था कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए यूपी 2022 में भी और यूपी 2023 में भी। और इससे पहले सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इससे पहले, लेकिन ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि स्थिति, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना कीजिए। दूसरा, ये आप देखिए एक सीधा सवाल है, और इसमें मार्किंग देखिए 5 नंबर का सवाल है, स्थिति, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं पर। तो 1, 1 और 3 नंबर में इस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन से आपके इस एग्जाम्पल से सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की, और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके लिए हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं श्रीलंका का। और श्रीलंका में हम देखते हैं, हमने सीधे सीधे इसको एक टॉपिक को नाम दिया है श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल लिख के नहीं लाया हूँ, हम इस डायग्राम, इस मैप के जरिए ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह मैप आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वहीं से हमने लिया है, और इस मैप में ही आपकी जो केस स्टडी है वो पूरी इसी मैप में आपकी आ जाती है, हम उसको समझते हैं। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए, श्रीलंका के इस मैप में आप देखेंगे तो 4 तरीके के एरियाज को डिपिक्ट किया जा रहा है अलग अलग कलर से। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा ये डार्क एरिया जो है, और चौथे ये स्पॉट एरिया यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे सिंघली भाषा सिंघली भाषा जो है उसके बोलने वाले लोग बहुतायत में इस पूरे एरिया में रहते हैं। तो आप देखेंगे श्रीलंका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो 74% जनसंख्या जो है श्रीलंका की, 74% पॉपुलेशन वो सिंगली बोलने वाली है, और वो लगभग श्रीलंका के एक बहुत बड़े हिस्से में यहाँ पे रह रही है। दूसरा नंबर पे आती है श्रीलंकाई तमिल। अब तमिल भी इन्होंने दो तरीके के हैं, एक वो तमिल जो श्रीलंका मूल के हैं, तमिल भाषी हैं, श्रीलंका के तमिल जो इनका मूल श्रीलंका का है और वो तमिल भाषी हैं, और इनका प्रतिशत है लगभग 13%। तीसरे आप देखेंगे तो वो हैं ये बीच में यहां पे रहने वाले, ये हैं भारतवंशी तमिल।
मतलब इनका मूल तो भारत का है, ये अंग्रेजों के द्वारा वहां पे लेबर के रूप में, मजदूरी के रूप में जो है श्रीलंका ले जाए गए थे और वहीं बस गए, लेकिन इनका मूल भारत का है। और ये भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से रहने वाले हैं और तमिल भाषी लोग हैं, तो ये भारतवंशी तमिल जो है यहाँ पे हैं। और ये लगभग 5% लोग जो है वो भारतवंशी तमिल भाषी लोग हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एरियाज हैं, ये कुछ मुस्लिम के एरियाज डिपिक्ट किए गए हैं, और इनके अलावा यहाँ पे मिश्रित आबादी के रूप में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और उनके प्रतिशत जो है वो लगभग 7% है। तो इस प्रकार से समराइज अगर हम करें तो हम क्या करते हैं कि देखिए, सिंगली जो हैं वो 74%, जो श्रीलंकन तमिल हैं वो 13%, जो इंडियन तमिल हैं वो 5%, जो क्रिश्चियंस हैं वो 7%। तो ये टोटल कितना आ जाता है हमारा? लगभग 101 102% आ रहा है, कुछ परसेंटेज में मिस स्प्लिट होगा, या बहुत से लोग ओवरलैप भी कर जाते हैं परसेंटेज में, पॉइंट्स में। खैर, लगभग आप ये मान के चलिए कि श्रीलंका का जो भाषाई रूप से जो विभाजन है वो लगभग कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें अब चूंकि सिंघली भाषी जो लोग हैं वो 74% हैं, और एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका श्रीलंका के अंदर सिंघली आबादी का है। और जब वहाँ पे चुनाव हुए, वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, चुनाव के जरिए वहाँ पे सिंघली भाषी लोगों की जो है वो सरकार वहाँ पे बनी। और उन्होंने बहुत, अब चूंकि वो 74% जनसंख्या श्रीलंका की जो है वो सिंघली भाषी है, तो एक तरह से ये बहुसंख्यक हो गए। और जो श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, क्रिश्चियंस, ये जो हैं ये आपके अल्पसंख्यक हो गए। तो इस प्रकार से जो बहुसंख्यक सिंघली थे उनकी सरकार श्रीलंका में बनती है। और चूंकि वो बहुसंख्यक हैं, मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वहाँ पे वो सिंघली भाषी लोग हैं, तो वो जैसा चाहे वैसा कानून वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि भाई पार्लियामेंट के अंदर जिसका बहुमत है वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है। लोकतांत्रिक रूप से या कानूनी तौर पे तो आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर बनाए गए रूल्स हैं या लेजिस्लेचर हैं। लेकिन नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना भी बहुसंख्यकों का ही काम है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो बहुसंख्यक ही हैं। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिए जो कायदे हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो कौन बनाएगा? वो भी बहुसंख्यक ही बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुसंख्यकों ने ऐसे रूल्स बनाए, सिंघली जो बहुसंख्यक सरकार थी उन्होंने ऐसे यहाँ पे जो है कानून बनाए जिनके चलते अल्पसंख्यकों को ऐसा लगा कि उनके अधिकार, उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है। क्या इस तरीके के कानून बनाए उन्होंने? जैसा पहला, उन्होंने सिंघली को राजभाषा बना दिया। सिंघली को राजभाषा बना दिया। अब सिंघली को राजभाषा बनाने से क्या लगा कि पूरे, जब राजभाषा है तो पूरे देश में वही एक ऐसी भाषा होगी जिसमें सारे आधिकारिक कार्य किए जाएंगे, है ना? तो ऐसे में जो दूसरी भाषा है, जो तमिल जो भाषा है, वो भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं उनको अब एक अलग अलगाव वहां पे देखने को मिलता है कि हम अलग हो रहे हैं, और जो सिंगली भाषी लोग हैं वो अपना डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने यहां पे क्या किया कि यूनिवर्सिटीज में और जो जॉब्स थी, सरकारी जॉब्स थी, उसमें सिंघलियों को जो है वो आरक्षण दे दिया। सिंघलियों को आरक्षण। अब सिंघलियों को जब आरक्षण दे दिया तो इससे और जो है वो जो तमिल भाषी लोग थे उनको लगा कि अब तो जो यूनिवर्सिटीज में जो
अच्छे लोग पढ़ पाएंगे और जो सरकारी जॉब्स जो कर पाएंगे उसमें सिंगलियों को रिजर्वेशन मिल गया है, तो अब तमिल भाषी जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो सीमित हो गई। तीसरा, ये जो सिंगली हैं, बहुसंख्यक सिंगली हैं, इनका धर्म बौद्ध, ये अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण। अब देखिए, ये जो इस तरीके के जो कार्य यहाँ पे बहुसंख्यक सिंगली भाषी लोगों ने जो किया, देखा जाए तो ठीक है, इन्होंने अपने जो बहुसंख्यक थे उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनके हितों को देखते हुए उन्होंने इस तरीके के निर्णय लिए। लेकिन इन निर्णयों ने अल्पसंख्यकों के मन में ये बातें पैदा की कि अब यहाँ पे जो है वो सिंगली अपना दबदबा हर जगह बना लेंगे और हमारी कोई पूछ ही नहीं है, हमारे हितों की बात कौन करेगा। अगर सिंगली वैसे भी देश में बहुसंख्यक हैं और उसके बावजूद अगर सिंगलियों को यूनिवर्सिटीज और जॉब्स में रिजर्वेशंस मिल गए, तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए जगह कहाँ बचेगी। राजभाषा आपने सिंगली को बना दिया तो तमिल कौन बोलेगा। धीरे धीरे एक समय के बाद में सिंगली धीरे धीरे एक्सटेंट होती चली जाएगी। और बौद्ध धर्म को आपने संरक्षण दे दिया तो जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं या ईसाई हैं या और जो भारतीय तमिल वंशियों में और भी जो धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों को अपना भविष्य, अपना हित यहाँ पे असुरक्षित नजर आता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब वो अपने हितों के अधिकारों की बात करते हैं तमिल्स, तो धीरे धीरे जो है वो तमिल और सिंघली समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसके चलते जो है वो यहाँ पे तमिल्स को लगा कि जब इस तरह की बात है तो हमें राजनीतिक रूप से सत्ता अलग जो है हासिल करनी चाहिए। और उन्होंने तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और रोजगार और शिक्षा में समान अवसरों की मांग को लेके उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिए। उन्होंने उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में, यानी श्रीलंका के लगभग ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में अपनी एक अलग स्वतंत्र तमिल इलम सरकार, तमिल इलम नाम से एक सरकार बनाने का प्रयास उन्होंने मांग की और उसके लिए राजनीतिक संगठन भी बनाए। तो तमिल्स ने क्या क्या यहाँ पे जो है वो चीज़ें की। इसी के अपोजिट में आप देख लीजिए राजभाषा, उन्होंने कहा भाई तमिल को राजभाषा बनाओ। ये रिजर्वेशन, बोले रिजर्वेशन नहीं चलेगा, जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए सभी को। और तीसरा जो है उन्होंने तमिल इलम सरकार, तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की, स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की। तो इस तरीके से तमिलों ने मांग की। अब जाहिर सी बात है कि जो तमिल्स की जो मांग थी वो सिंगलियों ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो जब तमिल्स की इस डिमांड को सिंगलियों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पे श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में जो है वो गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध ये होता है कि एक देश के बीच, देश के नागरिक, एक देश के अंदर देश के नागरिकों के ही बीच में, दो समुदायों के बीच में या दो से ज्यादा समुदायों के बीच में एक इस प्रकार की हिंसक लड़ाई शुरू हो जाए जो दो देशों के बीच युद्ध जैसी तो नहीं है लेकिन वो लगभग उतनी ही हिंसक रूप धारण कर सकती है। ऐसे स्थिति को हम गृह युद्ध कहते हैं। तो श्रीलंका में सिंघली और तमिल्स के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया जो काफी लंबा चला, जो लगभग 2 दशकों तक, 2 दशक यानी कि लगभग 20 साल से ज्यादा समय तक जो है वो ये गृह युद्ध की स्थिति वहां बनी रही, गृह युद्ध चलता रहा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि श्रीलंका, जो कि एक समय में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छा देश माना जाता था, वो इस गृह युद्ध के मुताबिक बहुत ज्यादा पिछड़ गया। बहुत तरीके की वहाँ पे सांस्कृतिक और आर्थिक परेशानियां पैदा हो गई और सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं देश में जो है वो परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई। तो श्रीलंका का, आप इस पूरे केस स्टडी से हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका में लोकतंत्र ही था, श्रीलंका में बाकायदा चुनाव हुए, लेकिन चुनाव होने के बावजूद जो सरकार बनी उसने सरकार में जितने देश की पूरी जनता की जो भागीदारी थी उसका ध्यान नहीं रखा।
क्योंकि सरकार में एक वर्ग विशेष के लोग बहुतायत में वहां पे सत्ता में आ गए और उन्होंने अपने वर्ग विशेष के लोगों के हितों से संबंधित कानून बनाए, जिससे कि जो दूसरे वर्ग के लोग थे जिनकी साझेदारी सत्ता में नहीं थी, उन्होंने उनको ऐसा लगा कि अब उनके हित और उनके अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है, और ऐसे में वहां पे विरोध हुआ। विरोध के चलते दोनों के बीच संबंध बिगड़े और अंततोगत्वा आखिरी में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, और गृह युद्ध के चलते श्रीलंका आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में धीरे धीरे पिछड़ता ही चला गया। तो ये श्रीलंका का एक बहुसंख्यकवाद था। बहुसंख्यकवाद क्या कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो मन चाहे ढंग से देश का शासन कर ले, अगर करता है तो यह बहुसंख्यकवाद है, और वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके जरूरत और उसकी इच्छाओं और उसके हितों की का ध्यान ना रखे, ये बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो श्रीलंका ने अपने इस पूरे केस में अपने आप को एक बहुसंख्यकवादी राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश किया, और इसके चलते श्रीलंका को परेशानियां झेलनी पड़ी। तो अब हमने यहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, और इसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बेल्जियम का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा जटिल एग्जाम्पल है। समय तो हालांकि काफ़ी हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम इस एग्जाम्पल को तो ख़त्म कर ही लें, फिर हम आज का अपना वीडियो एंड करते हैं। तो बेल्जियम के एग्जाम्पल को हम जल्दी से समझते हैं। अब देखिए, बेल्जियम में भी हम इसी तरह से मैप के जरिए चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र फ्लेमिश क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली सी बात है कि ये डच भाषी क्षेत्र, यानी यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो डच बोलने वाली जनसंख्या है, डच। और जो ये रेड वाले जो मार्क है, यहाँ पे अधिकांश जो है जो जनसंख्या है वो फ्रेंच भाषी जनसंख्या है। मतलब प्रिसाइजली बात करें तो यहाँ देश की लगभग 59% जनसंख्या इस एरिया में रहती है और वो डच बोलती है। दूसरी तरफ देश की लगभग 40% जनसंख्या वो इस इलाके में रहती है, इस पूरे इलाके में रहती है, और वो फ्रेंच बोलती है। तीसरा, लगभग 1% जनसंख्या वो इस वाले इलाके में रहती है और वो जर्मन बोलती है। लगभग 1% जनसंख्या वो इस हिस्से में रहती है और जर्मन बोलती है। और इस पूरे इस पूरे देश के अंदर ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का राजधानी क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं ब्रुसेल्स। और इस ब्रुसेल्स क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो डच और फ्रेंच इन दोनों भाषाओं के रहने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वैसे अगर देखा जाए इस मैप के जरिए, इस मानचित्र के जरिए, तो ये डच भाषी लोगों के क्षेत्र के अंदर ब्रुसेल्स का क्षेत्र पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रहने वाली 80% जो जनसंख्या है वो फ्रेंच बोलती है, और केवल 20% रहने वाली जनसंख्या डच बोलती है। अब देखिए, यह एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि एक देश के अंदर जर्मन को अगर हटा भी दें तो दो भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें अगर सीधे सीधे जनसंख्या के रूप में बात करें तो जो डच हैं वो 59% हैं, और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो 40% हैं। यानी कि यहाँ पे अगर इस केस में अब हम देखें तो जो बेल्जियम में जो डच हैं ये बहुसंख्यक हैं, और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक हैं। हालांकि डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक डच जो है वो बहुसंख्यक हैं और फ्रेंच जो है वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर ब्रुसेल्स क्षेत्र की बात करें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच बहुसंख्यक हैं और डच जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो अब इस स्थिति में यहां पे क्या देखते हैं हम कि जो फ्रेंच भाषी जो लोग हैं यहाँ पे बेल्जियम के अंदर, वो डच के मुकाबले ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति अच्छी है, शिक्षा की स्थिति भी उनकी डच के मुकाबले अच्छी है, और इसलिए बहुसंख्यक होते हुए भी डचेस को ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति अपने देश में उतनी अच्छी नहीं है, और इसके चलते उन लोगों के बीच में नाराजगी और तनाव की स्थिति धीरे धीरे बनने लगती है। जैसे ही वहां पे
टकराव की स्थिति बनती है तो इसका एक सबसे जो हिट पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, वो बन जाता है ब्रुसेल्स में। एक तो वो राजधानी क्षेत्र था और दूसरा वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग बहुतायत थे और उसके सराउंडिंग्स में जो पूरा एरिया था वो डच भाषी लोगों का था। तो जैसे ही ये सब चीजें स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो तुरंत वहां पे जो है वो वहां के लोगों ने इस चीज के लिए आपस में बैठ के बातचीत शुरू कर दी और उन्होंने अपने यहाँ पर इस जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता जो वहाँ पे है इसको उन्होंने देखा और समझा। और इसके चलते उन्होंने 1970 से और 1993 के बीच में अपने यहाँ पे कुछ संशोधन किए अपने संविधान में, अपने शासन पद्धति में। और इसके चलते उन्होंने कुछ इस तरीके के कानून बनाए जिससे कि जो डच हैं और फ्रेंच हैं और जो ब्रुसेल्स के वासी हैं, इन सब की अपनी अपनी जो और जर्मन भी जो साथ में है, इन सब की अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। क्या वो उन्होंने डिसीजंस लिए, हम उनको एक बार देखते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो अपनी सत्ता को का विकेंद्रीकरण किया 3 स्तर पे। नंबर 1, इन्होंने एक बनाई केंद्र सरकार। नंबर 2, इन्होंने बनाई राज्य सरकारें अलग अलग। और तीसरे नंबर पे इन्होंने बनाई सामुदायिक सरकारें। तीन स्तर पे इन्होंने सरकारों का विभाजन किया। हम यहां पे देखते हैं। अब 3 स्तर पे सरकार का विभाजन किया तो इसमें क्या इन्होंने खास किया। सबसे पहले ये तो इन्होंने केंद्र सरकार में जो है वो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। तो डच और जो फ्रेंच हैं मंत्री वो बराबर कर दिए, इक्वल, कि हमारी केंद्र सरकार में डच और जो फ्रेंच भाषी जो मंत्री हैं वो बराबर होंगे। और दूसरा, जो कुछ विशेष कानून, कुछ विशेष मुद्दों पे जो कानून बन सकते हैं वो तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत उस पक्ष में हो। मतलब बराबर हैं लेकिन सिर्फ एक, मान लीजिए डच के चाहने से कोई विशेष कानून नहीं बन सकता, ना ही केवल फ्रेंच के चाहने से कोई विशेष कानून बन सकता है। जब तक दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में ना हो तब तक वो विशेष कानून नहीं बन सकता। तो इस तरह से इन्होंने पहले तो दोनों समूहों का प्रतिनिधित्व बराबर कर दिया और दूसरा, विशेष रूप से कानून बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें दोनों समूहों के मंत्रियों का बहुमत होना जरूरी कर दिया। दूसरे स्तर पे इन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, जो केंद्र जिसके बारे में फैसला पहले केंद्र सरकार लेती थी या कानून केंद्र सरकार बनाती थी, उन शक्तियों को इन्होंने राज्य सरकारों को या क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया। यानी अनेक शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया। शक्तियां जो हैं वो केंद्र से राज्य में, सारी नहीं लेकिन अनेक शक्तियां जो जिन पे पहले कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र को था, उनको भी इन्होंने राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। तीसरा, इन्होंने सामुदायिक स्तर की सरकारें बनाई। सामुदायिक मतलब क्षेत्रीय स्तर की सरकारें। और इसमें क्या है, इन सरकारों को इन्होंने क्या किया कि एक ही भाषा को बोलने वाले लोग इन सरकारों का चुनाव करते थे। यानी कि एक डच सरकार है, डच समुदाय की सरकार है, तो सिर्फ डच बोलने वाले लोग ही इस डच सरकार का चुनाव करते हैं। जो फ्रेंच सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव का केवल फ्रेंच भाषी लोग करते हैं। जो जर्मन है वो केवल जर्मन समुदाय की सरकार का चुनाव करते हैं। और ये सरकारें क्यों बनाई कि संस्कृति, भाषा और शिक्षा, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक रूप से जो जुड़े हुए मसले हैं, इन मसलों पे कानून बनाने का अधिकार इन्होंने इन इन सामुदायिक सरकारों को दे दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 तरह से इसको बांट दिया। अब एक चौथा जो इन्होंने निर्णय लिया वो क्या लिया, वो लिया इन्होंने विशेष रूप से
ब्रुसेल्स के क्षेत्र में। ब्रुसेल्स में इन्होंने एक अलग सरकार बनाई, मतलब एक तरह से राज्य सरकार बनाई, और वहां पे इन्होंने समान प्रतिनिधित्व दे दिया। मतलब जिस प्रकार से हमने केंद्र सरकार में देखा था, उसी प्रकार से ब्रुसेल्स में इन्होंने अलग से समान प्रतिनिधित्व की सरकार दी। क्यों? अब आप देखिए, हमने ब्रुसेल्स के क्षेत्र में क्या देखा था कि 80% लोग यहाँ फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच हैं, लेकिन इन्होंने दोनों को बराबर अधिकार दे दिया है। यानी कि डच जो 80% थे वो भी 50% में आ गए, और डच जो कि 20% थे वो भी 50% में आ गए। तो इससे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंच भाषी लोगों ने ये इसलिए स्वीकार कर लिया कि केंद्र सरकार में वो वहां पे 40% थे, तो उन्हें वहां 50% मिल गया। आप देखिए ना, यहाँ टोटल जनसंख्या में फ्रेंच की जो जनसंख्या है वो 40% है, लेकिन उन्हें यहाँ केंद्र में 50% मिल गया। और डच 49% हैं, उनको भी 50% मिल गया। तो यहाँ डच नुकसान में रहे, लेकिन डच ब्रुसेल्स में फायदे में रहे कि डच यहाँ पे 20% थे और वो 50% हो गए। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे सरकारों का बंटवारा किया कि केंद्र सरकार बनाए, जहाँ पे इन्होंने डच और फ्रेंच दोनों भाषाई मंत्रियों की संख्या इन्होंने समान कर दी, और जो विशेष कानून बनाने का अधिकार रखा वो तब ही हो सकता है जब दोनों समूहों के मंत्रियों का बहुमत उसके पक्ष में हो। दूसरा, इन्होंने राज्य सरकारें बनाई। राज्य सरकारों में इन्होंने जो केंद्र की सरकार की अधिकांश शक्तियां जो थीं वो केंद्र से राज्य में ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी, उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। तीसरा, इन्होंने सामुदायिक सरकारें बनाई, जो कि भाषाई स्तर पर एक भाषा के लोग ही उन सरकारों का चुनाव करते थे, और पूरे देश में संस्कृति, भाषा, शिक्षा जैसे सांस्कृतिक मसलों पर कानून बनाने का अधिकार उन्होंने इन सामुदायिक सरकारों को दे दिया। चौथे स्तर पे जो राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स था, जहां पे कि जो भाषाई प्रतिशत था वो बिल्कुल उलट था, वहां पे फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा थे और डच भाषी लोग बहुत कम थे, उनको भी बराबर का प्रतिनिधित्व दे दिया कि वहाँ भी वो 50-50% के जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों तरीके के लोगों को दिया। अब आप देखिए, आपको ये बेल्जियम का जो फॉर्मूला है ये बहुत टिपिकल लग रहा होगा, और है भी टिपिकल, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ अलग, वहाँ अलग, केंद्र में अलग, राज्य में अलग, फिर एक तीसरे स्तर की सरकार अलग, और राजधानी क्षेत्र में कुछ अलग। ये अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पे बन के तैयार हो रही हैं। नो डाउट ये थोड़ी सी दिक्कत समझने में जटिल तो है ही है, लेकिन जटिल होते हुए भी आप ये देखिए कि बेल्जियम के इस निर्णय ने बेल्जियम को गृह युद्ध की स्थिति या भाषाई आधार पर दो हिस्सों में टूटने की जो परिस्थिति थी, उन दोनों परिस्थितियों से बचा लिया। यदि बेल्जियम इस तरह का निर्णय ना लेता तो क्या होता? या तो गृह युद्ध होता, या फिर बेल्जियम दो भाषाई राज्यों में टूट जाता, एक डच भाषी और एक फ्रेंच भाषी, और अलग अलग दो राष्ट्र बन सकते थे। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बेल्जियम ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया, और आज भी बेल्जियम का निर्णय वो बाकायदा चल रहा है। और उसकी खूबसूरती आप देखिए कि यूरोपीय संघ जब बना यूरोप में, तो उन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थापित किया। तो ये यहाँ पे आप देखिए बेल्जियम का एग्जाम्पल। अब हम दोनों जब एग्जाम्पल्स को समराइज करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स, जब हम दोनों एग्जाम्पल केस स्टडीज को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि देखिए दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, वहां भी लोकतांत्रिक सरकार है, बेल्जियम में भी लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन दोनों में जो साझेदारी का जो सवाल था कि वहां पे सिंघली और तमिल साझेदारी के लिए आपस में लड़ रहे थे, यहाँ पे डच और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे। दोनों भाषाई आधार पर दोनों जगह पे भाषाई आधार पर ही लड़ाई थी। लेकिन श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अल्पसंख्यकों को साझेदारी देने से मना कर दिया, इसलिए वहां पे हालात कुछ और हुए और गृह युद्ध की स्थिति आई। बेल्जियम ने बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को समझा और एक बीच का रास्ता निकाला, जिससे कि वहां पे एक बेहतरीन स्थिति उत्पन्न हुई, और बेल्जियम एक बहुत अच्छा उदाहरण बन के उभरा कि किस प्रकार से विविधता को संभाला जा सकता है। तो विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। अगर बहुसंख्यक समुदाय
दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने या प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करता है, और सत्ता में अगर उनको भागीदारी न देने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता जो है वो संकट में पड़ जाती है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से विविधता को ये साझेदारी देना वो किसी भी देश के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो जो हमने सवाल किया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, उस पे अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो अब हम वीडियो को अपने यहीं पे रोकते हैं। हमने दोनों केस स्टडीज़ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, और अब हम सीधे अपने अगले सवाल पे आएंगे, अपने सवाल पे आएंगे कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने अगले वीडियो में इस सवाल को लेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या हैं, और भारत में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से कार्य करती है। इस सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की कि बुक में जो चीज़ बड़ी टेक्निकली रूप में लिखी हुई है, मैं उसको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, और अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो हम अब अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ लगी हो तो वो भी हमें बताइएगा। अगर किसी चीज़ में कुछ कमी लगी हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके सुझावों को हम अपने वीडियोस में शामिल कर सकें, जिससे कि आपको एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने तमाम दोस्तों में इसको करते रहिए, जिससे कि हर बच्चे तक ज्ञान की ये पहल पहुंच सके और वो इससे लाभान्वित हो सके। आपके प्यार से ही हमारा भी उत्साह बढ़ता रहता है, और हम ये प्रयास करते रहें कि हम और अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त मयंक आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।